जंगल की खामोशी में भी एक डर छुपा होता है, और उस डर ने रूस के एक छोटे शहर को जुलाई 2023 की शाम हिलाकर रख दिया। 24 जुलाई 2023 की शाम ठीक 7:30 पर रूस के दिवनोगोर्स्क नाम के इलाके के घने जंगलों में पुलिस और स्थानीय खोजी दल को एक दिल दहला देने वाला मंजर मिला। 2 दिन से लापता एक महिला के अवशेष वहीं पड़े थे। जिस तरीके से उसकी जान ली गई थी, उसने साफ कर दिया कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक बेहद हिंसक और निर्मम हत्या थी। 2 दिन से पूरा शहर और पुलिस मिलकर उसे ढूंढ रहे थे। वह सबकी चहेती थी और अचानक गायब हो जाना उसके लिए असामान्य था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद वह मिल जाएगी, लेकिन ये उम्मीद उस जंगल में दफन हो गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, संदिग्ध ज्यादा देर तक पुलिस की पकड़ से बच नहीं पाया। गिरफ्तारी के बाद उसने जो कबूल किया वह और भी डरावना था। उसने पूरे डिटेल सुनाए बिना किसी झिझक के। ये शख्स कोई नॉर्मल अपराधी नहीं था। वो पहले से ही 2 बार गंभीर अपराधों में जेल की सजा काट चुका था, एक बार हत्या और दूसरी बार हिंसक हमलों के लिए। और अब सवाल यही उठता है, जब वह पहले ही इतना खतरनाक साबित हो चुका था तो उसे फिर से आजादी कैसे मिली? क्या सिस्टम में कोई कमी थी? क्योंकि उसी आजादी का नतीजा एक मासूम जिंदगी की मौत बन गई। और सबसे डरावनी बात, उसने खुद कहा था, मैं खुद को रोक ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सच्चे क्राइम केस की चौंकाने वाली कहानियों को उसी सस्पेंस और थ्रिल के साथ सुनना चाहते हैं तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि मेरी हर नई वीडियो आपके लिए लेकर आती है अनसुनी कहानियों का खजाना। और हाँ, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करता है। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया के हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा है रूस का छोटा सा टाउन दिवनोगोर्स्क। शहर से ज्यादा दूर नहीं, ये जगह आमतौर पर अपनी शांति और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। यहीं रहती थी 16 साल की एक खुशमिजाज और बेहद टैलेंटेड लड़की, पोलिना जिगाएवा। खुशमिजाज, होशियार और हर किसी को अपनी ओर खींचने वाली। बचपन से ही उसकी क्रिएटिविटी कमाल की थी। कभी लकड़ी पर डिजाइन बनाना, कभी रंगों से खेलना या रबर बैंड से ब्रेसलेट बनाना, हर तरह की क्राफ्टिंग उसकी पहचान बन चुकी थी। उसके पापा एंड्रयू पेशे से पुलिस अफसर, पोलिना की जिंदगी के सबसे बड़े इंस्पिरेशन थे। सिर्फ 14 साल की उम्र में पापा के जन्मदिन पर पोलिना ने वुड बर्निंग किट से खुद एक खास तोहफा तैयार किया। वो एंड्रयू के लिए सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि अपनी बेटी की मेहनत और प्यार की याद थी। 15वें जन्मदिन पर पोलिना को गिटार मिला। इसके बाद उसकी शामें बदल गई। घंटों गिटार बजाना, गाने लिखना, कविताएं बनाना, ये सब उसकी रोजमर्रा का हिस्सा बन गया। वो कभी यूकुलेले भी बजाती और कुछ गाने रिकॉर्ड करने की कोशिश करती। उसके दोस्तों के मुताबिक शहर का शायद ही कोई टीनेजर हो जिसने पोलिना का नाम ना सुना हो, लेकिन पोलिना के सपने संगीत तक सीमित नहीं थे। उसका असली लक्ष्य था फौज में करियर बनाना। वो मिलिट्री स्कूल में दाखिला लेकर आगे चलकर साइकोलॉजिस्ट बनने का सपना देख रही थी। पोलिना का परिवार आपस में गहराई से जुड़ा हुआ था। उसके माँ बाप उसकी हर छोटी बड़ी योजना से वाकिफ रहते। घर में कोई राज नहीं था, इसलिए जब वो किसी शाम तय समय पर घर न लौटे तो परिवार का बेचैन होना लाजिमी था। 22 जुलाई की वो शाम भी बाकी दिनों की तरह शुरू हुई। पोलिना ने अपनी सबसे करीबी दोस्त से शहर के सेंटर में वॉक पर जाने का प्लान बनाया था। उसने पापा से कहा था कि वो रात 10 बजे तक लौट आएगी। ये उसकी आदत थी, हमेशा वक्त का पक्का ख्याल रखने की। काले रंग की ड्रेस, सफेद सैंडल, कंधे पर छोटा बैग और हाथ में मोबाइल, इसी अंदाज में वो घर से निकली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उसका आखिरी सफर हो सकता है। रात के 10 बजते ही एंड्रयू की बेचैनी बढ़ने लगी। बेटी का न लौटना उनकी आदत में नहीं था। उन्होंने कॉल किया, लेकिन फोन बंद मिला। तुरंत उन्होंने उसकी दोस्त से कांटेक्ट किया। दोस्त ने बताया शाम करीब 6:24 पर पोलिना का आखिरी कॉल आया था। उसने सिर्फ इतना कहा था कि उसका फोन बंद होने वाला है और वो रास्ते में है। दोस्त तय जगह पर करीब आधे घंटे तक खड़ी रही। कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर उसका फोन बंद ही था। उसे लगा शायद पोलिना ने अचानक अपना प्लान बदल दिया होगा, इसीलिए वो घर लौट गई। लेकिन एंड्रयू की बेचैनी थमने का नाम नहीं ले रही थी।
उन्होंने हर दोस्त, हर रिश्तेदार को फोन मिलाया, पर किसी के पास कोई खबर नहीं थी। पोलिना का इस तरह बिना बताए गायब होना उसकी आदत नहीं थी। एंड्रयू और उनकी पत्नी मोक्साना को अब साफ लग रहा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। बिना देर किए दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे और मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई। अब अपनी ही बेटी की तलाश में खुद एक पुलिस अफसर एंड्रयू खड़ा था। पोलिना को ढूंढने निकली पुलिस टीमों में कई ऐसे अफसर थे जो उसे निजी तौर पर जानते थे। सबके लिए ये मामला सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि अपने ही किसी अपने को ढूंढने जैसा था। 2 पूरे दिन तक बिना रुके तलाशी चलती रही। दिव्नोगोर्स्क के कोने कोने में पुलिस और वॉलंटियर्स ने खोजबीन की। तीसरे दिन शाम 7:30 पर युवा लापता बच्चों को ढूंढने में प्रशिक्षित वॉलंटियर्स की एक टीम ने वह मंजर देखा जिसे कोई देखना नहीं चाहता। और 257 एनजी हाईवे से महज 30 मीटर दूर शहर के सेंटर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान वायडक्ट के पास उन्हें पोलिना का शव मिला। वो नजारा बेहद भयावह था। पोलिना का गला इतनी गहराई से काटा गया था मानो किसी ने उसकी गर्दन चाकू से चीरी हो। उसका शरीर लगभग नग्न हालत में था, सिर्फ अंडरवियर ढीलेपन से पहना हुआ। उसकी ड्रेस और ब्रा पास में पड़ी थी। बैग और मोबाइल भी वहीं थे, मगर बाकी सामान गायब था। लाश के पास से पुलिस को एक चाकू भी मिला जिसे हत्या का हथियार माना गया। मौके से मिले डीएनए एविडेंस के साथ इस चाकू को जांच के लिए भेजा गया। कुछ ही घंटों में टेस्ट रिपोर्ट आ गई और क्रिमिनल डाटाबेस से एक नाम सामने आया, इवान पापेंको। इवान पास के ही एक गांव का रहने वाला था, लेकिन इस वक्त उसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। पुलिस ने फौरन उसकी तलाश शुरू की। ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो एक फ्लैट में छिपा मिला जहां वो हाल ही में एक महिला दोस्त और उसकी मां के साथ रह रहा था। स्पेशल फोर्सेस ने फ्लैट को घेर लिया। पापेंको ने भागने और पहचान छुपाने की कोशिश की, मगर कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिरा दिया गया और हथकड़ी लगा दी गई। गिरफ्तारी के बाद जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। पापेंको को अपने की पर जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने पूरे वारदात की डिटेल बड़े आराम से बताई। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि यह उसका पहला जुर्म नहीं था। वो पहले भी कई गंभीर अपराधों के लिए जेल जा चुका था। पोलिना के परिवार के लिए यह खबर किसी तीर से कम नहीं थी। कैसे इतना खतरनाक इंसान, जिसकी पिछली जिंदगी अपराधों से भरी थी, फिर से खुलेआम सड़कों पर घूम रहा था। इवान पापेंको की आपराधिक कहानी 2004 से शुरू होती है। तब उसने कारें चुराना और लूटपाट करना शुरू किया। 2009 में जब वो सिर्फ 20 साल का था, उसने अपना पहला बड़ा अपराध किया। 21 जुलाई 2009 की सुबह इवान पिछली रात की शराब का हैंगओवर झेल रहा था। पैसों की तंगी इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इवान पापेंको भी ऐसे ही हालात में था। ना नौकरी, ना पैसे, बस जल्दी पैसे कमाने की बेचैनी। उसके दिमाग में अचानक एक आसान सा आइडिया आया, लोहे का पुराना कबाड़ इकट्ठा करो और बेच दो। उसने अपने 2 दोस्तों लावरेंटिएव और वोइकिन को बुलाया और प्लान समझाया। तीनों ने जल्दी जल्दी कबाड़ इकट्ठा किया और बेचकर कुछ रूबल्स कमा लिए। पैसे हाथ में आते ही वो नजदीक की एक छोटी सी दुकान पर पहुंचे और 2 बोतल सस्ती पोर्ट वाइन और कई पैकेट सिगरेट खरीद ली। एक लोकल स्कूल के पास उन्हें एक शांत जगह मिली जहां वो बैठ गए। वाइन का हर घूंट और सिगरेट का हर कश उनकी सूनी और बेरंग जिंदगी को कुछ देर के लिए धुंधला कर रहा था। काफी देर तक यह सिलसिला चलता रहा। शाम ढलने लगी तो तीनों लावरेंटिएव के घर की तरफ निकल पड़े ताकि पीने का सिलसिला वहीं जारी रखा जा सके। घर पहुंचकर उन्होंने फिर से पीना शुरू कर दिया। रात होते होते बोतलें खाली हो गईं। नशा चढ़ चुका था, पर उनका मन अब भी नहीं भरा। तब पापेंको और वोइकिन बाहर निकले और इस बार वो कुछ और लेकर लौटे, 2 बोतल बाथ लिक्विड की। ये दरअसल नहाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक तरह का सस्ता लिक्विड था जिसे कुछ लोग सस्ता नशा करने के लिए पी लेते हैं। जब वो घर लौटे, लावरेंटिएव सो चुका था। पापेंको और वोइकिन को इसकी परवाह नहीं थी। उन्होंने बाथ में पानी मिलाकर पीना शुरू किया। कड़वा स्वाद गले को जला रहा था, लेकिन नशा चढ़ रहा था। थोड़ी ही देर में दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे। नशे में एक दूसरे से बदतमीजी करने लगे। इतने शोर से लावरेंटिएव की नींद खुल गई। वो लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आया। हाथ में एक कुल्हाड़ी ढीली पकड़ रखी थी। अब भी आधी नींद में उसने पापेंको को गालियां दी और मजाक उड़ाते हुए ड्रिंक ऑफर की। वोइकिन को अंदाजा हो गया कि माहौल बिगड़ सकता है। चुपचाप वो वहां से हटकर अपने बिस्तर पर चला गया। अब कमरे में बस पापेंको और लावरेंटिएव आमने सामने रह गए। पापेंको का गुस्सा अब काबू से बाहर जा रहा था। उसकी नजर कुल्हाड़ी पर टिक गई।
धीमी भरी आवाज में उसने कुल्हाड़ी मांग ली। लावरेंटिएव ने हल्की हंसी के साथ कुल्हाड़ी उसे पकड़ा दी, लेकिन उसकी गालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी आवाज खतरनाक हो चुकी थी। उसने चेतावनी दी कि अगर गालियां नहीं रुकी तो वो जान से मार देगा। शायद नशे में या शायद बेखौफ लावरेंटिएव और आगे झुककर उसे उकसाने लगा कि करके दिखा। उस एक पल में पापेंको के अंदर कुछ टूट गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार सीधे लावरेंटिएव की गर्दन पर किया। खून चारों तरफ छिटक गया। फिर उसने दोबारा वार किया। बार बार बेकाबू गुस्से में उसने कुल्हाड़ी से कम 10 बार वार किया, जब तक कि उसके दोस्त की जान पूरी तरह से नहीं चली गई। जब उसका गुस्सा उतरने लगा तो हकीकत धीरे धीरे सामने आई। कमरे की दीवारें और यहाँ तक कि छत तक खून से सनी हुई थी। पापेंको ने अपने खून से लथपथ हाथों की तरफ देखा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने क्या कर डाला है। वो लड़खड़ाता हुआ वॉयकिन के पास गया, उसे जगाया और बस इतना कहा कि यहाँ से निकलना होगा। उसने जल्दी जल्दी अपने हाथ धोए, जैसे खून के निशान मिटा देना चाहता हो। फिर दोनों वहां से भाग गए, उस खौफनाक मंजर को पीछे छोड़कर। कुछ देर बाद सबसे पहले लावरेंटिएव की बहन घर में दाखिल हुई। जो उसने वहां देखा वो नजारा उसकी जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। उसके भाई का बेरहम कत्ल। बाद में कोर्ट में पापेंको ने कहा कि उसका इरादा अपने दोस्त को मारने का नहीं था, लेकिन एविडेंस साफ था। उसने कम से कम 10 बार कुल्हाड़ी से वार किया था और सजा सिर्फ 5 साल जेल। साल 2014 में जब वो जेल से बाहर आया तब उसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी, लेकिन रिहा होने के सिर्फ 10 दिन बाद ही उसके अंदर का अंधेरा फिर से जाग उठा। 13 अगस्त 2014 की दोपहर करीब 4 से 5 बजे के बीच डिवनोगोर्स्क के एक सुनसान रास्ते पर इवान पापेंको फिर अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रहा था। अपने कपड़ों के अंदर पापेंको ने एक छोटा सा एयर पिस्टल छुपा रखा था। ये ऐसा हथियार था जो सामने वाले को फौरन तो नहीं मार सकता, लेकिन एक पल के लिए डरा जरूर देता है। वो झाड़ियों के पीछे झुका बैठा था, उस सुनसान रास्ते पर नजर गड़ाए किसी ऐसे शिकार का इंतजार कर रहा था जो उसकी अगली टारगेट बन सके। कुछ देर बाद एक नौजवान लड़की उस रास्ते से गुजरी। बिल्कुल अनजान के पास ही खतरा छुपा बैठा है। जैसे ही वो आगे निकली, पापेंको अचानक अपनी छुपने की जगह से कूदा। पलक झपकते ही उसने दूरी कम कर ली और लड़की को पीछे से जोर से धक्का दिया। वो संभल भी नहीं पाई थी कि उसे अपनी पीठ पर ठंडी बंदूक की नली का दबाव महसूस हुआ। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपती आवाज में पापेंको ने कहा कि वो पगडंडी छोड़कर जंगल के अंदर चले। वो हर कदम संभल कर रख रही थी, अंधेरे में और गहराई तक बढ़ रही थी, मदद से, गवाहों से और दूर। कुछ देर बाद पापेंको को लगा कि अब वो दोनों काफी दूर आ चुके हैं। तभी उसने हमला कर दिया। एयर पिस्टल के बट से लड़की के सिर पर वार किया। वो चक्कर खा गई। फौरन उसने कहा, अपना पर्स दो। लड़की के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने अपना छोटा बैग उसे थमा दिया। उस बैग में 4100 रूबल और उसका मोबाइल फोन था, उस वक्त की उसकी पूरी कीमती चीजें। लेकिन पापेंको यहीं नहीं रुका। उसने फिर से वार किया, इस बार लड़की के चेहरे पर। फिर ठंडी आवाज में हुक्म दिया, कपड़े उतारो और पीठ के बल लेट जाओ। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उसकी दुआ किसी काम नहीं आई। पापेंको ने उसका गला कसकर पकड़ा। लड़की सांस लेने के लिए जूझ रही थी। उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी। फिर पापेंको ने उसके साथ जबरदस्ती की। लड़की पत्थर की तरह जमी रही, दहशत में डूबी, ये समझते हुए कि शायद हर अगला पल उसका आखिरी हो सकता है। जब वो खत्म हुआ तो उसने लड़की को पास की गहरी खाई की तरफ घसीटा, उसे पेट के बल जमीन पर लिटाकर सिर नीचे दबाया और कहा, 150 तक गिनो। लड़की के पास कोई चारा नहीं था। उसने गिनना शुरू किया। हर गिनती उसके लिए एक दुआ थी कि जब तक वो 150 तक पहुंचे ये खौफनाक सपना खत्म हो चुका हो। आखिरकार उसे पापेंको के कदमों की आहट सुनाई देना बंद हो गई। उसने धीरे से सिर उठाया। पापेंको गायब था। वो किसी तरह उठ खड़ी हुई। दिल जोर से धड़क रहा था। फौरन अपना फोन और पर्स उठाया और लड़खड़ाते कदमों से पहले घर पहुंची, फिर सीधे अस्पताल, जहां उसे सुरक्षा और मेडिकल एविडेंस की जरूरत थी। उधर पापेंको ने वक्त बर्बाद नहीं किया। वो सीधा बस स्टेशन पहुंचा, कपड़े बदले और अपने होम टाउन लेने वो भाग गया। उम्मीद थी कि जान पहचान की जगह उसे छुपा लेगी, लेकिन 2 दिन बाद 15 अगस्त को कानून ने उसे पकड़ लिया। पुलिस उसे गिरफ्तार कर वापस ले आई। कोर्ट में पापेंको ने कोई सफाई नहीं दी, बस उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस पर रेप,
हिंसक यौन अपराध और लूटपाट का केस चला और उसे दोबारा सख्त सुरक्षा वाले जेल कॉलोनी में भेज दिया गया। साल गुजरते गए। फिर 14 जुलाई 2023 को इवान पापेंको दोबारा जेल से बाहर निकला। इस बार कानून ने उस पर सख्त निगरानी रखने का आदेश दिया था। रोजाना हाजिरी लगाना, कहीं बाहर न जाना, लगातार निगरानी। लेकिन पापेंको को सिस्टम की कमियां पता थीं। उसने इस निगरानी के खिलाफ अपील कर दी। कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी खींच गई कि उसके बाकी बचे जेल के दिन पूरे हो गए। एक कानून की कमजोरी का फायदा उठाकर वो पूरी तरह आजाद हो गया, बिना किसी निगरानी के। रिहाई के सिर्फ 8 दिन बाद उसने साबित कर दिया कि ये आजादी कितनी खतरनाक थी। पापेंको के शुरुआती दिनों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उसकी एक पुरानी टीचर ने उसके बचपन की झलक दिखाई। इवान और उसका बड़ा भाई आंद्रे बचपन में बोर्डिंग स्कूल में रहते थे। जब स्कूल बंद हुआ तब इवान सिर्फ 10 साल का था और टीचर का उससे संपर्क टूट गया। उसने बताया कि वो उनके माता पिता के घर गई थी और उसे वो जगह बेहद गंदी और डरावनी लगी। एक छोटी झोपड़ी जैसी जगह, अंदर तार की जाली वाला बिस्तर, न चादरें न कंबल, पूरा कमरा धुएं से भरा, टेबल पर 3 लीटर के दूध के बोतल और चारों ओर भिन भिनाती मक्खियां। टीचर ने सिर हिलाते हुए कहा कि तब भी उन्हें लगा था कि ऐसे माँ बाप को तो उम्र कैद मिलनी चाहिए थी। जब इवान पापेंको सिर्फ 11 साल का था तो उसे कई मानसिक समस्याओं के साथ डायग्नोज किया गया और उसका बचपन ज्यादातर एक मेंटल हॉस्पिटल में बीता। पापेंको का बचपन पूरी तरह उलझन और अव्यवस्था में बीता। उसके शुरुआती सालों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन जो सामने आया वो डराने वाला था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसका कोई एक ठिकाना नहीं था। वो बस इधर उधर भटक रहा था। उसकी आदतें हिंसक और खतरनाक हो गई थी और अब वो किसी के लिए भी खतरा बन चुका था। जुलाई 2023 में जेल से रिहा होने के बाद उसके पास न पैसे थे न कोई मकसद। वो जल्दी ही पुराने रास्तों पर लौट गया। उसने एक महिला और उसकी मां के साथ एक छोटा सा फ्लैट शेयर किया। 22 जुलाई की सुबह उसने खुद को हैंगओवर और खाली जेबों के साथ पाया। उसे और शराब चाहिए थी, लेकिन पास पैसे नहीं थे। तभी उसके दिमाग में एक खौफनाक लूट का प्लान आया। पापेंको एक सुनसान ब्रिज की तरफ गया जो उसके पिछले अपराध के इलाके के पास था। वहां वो खड़ा रहा, आसपास का इलाका देख रहा था। बाद में पुलिस से उसने माना कि कोई खास शिकार नहीं था। वो बस जो पहला इंसान आए उसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद मौका आया। एक लड़की ब्रिज पर चल रही थी और उसे ये नहीं पता था कि पास ही कोई शिकारी इंतजार कर रहा है। पापेंको ने बिना हिचकिचाहट के कदम बढ़ाए। कुछ ही कदमों में उसने लड़की के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। वो जमीन पर गिरकर डर के मारे बिना हिले लेटी रही। वो संभलने की कोशिश कर रही थी और पापेंको उसे देख रहा था। पुलिस को बाद में उसने बताया कि उसने उसे उठाया और कहा, मेरे साथ चलो। फिर वो उसे पगडंडी छोड़कर जंगल के अंदर ले गया, इतना दूर कि कोई उसकी मदद न कर सके। वहां उसने उसे फिर से मारा और उसके पास जो भी पैसे और कीमती चीजें थीं वो मांगी। डर के मारे लड़की ने सब दे दिया। उम्मीद थी कि शायद अब वो रुक जाएगा, लेकिन पापेंको यहीं नहीं रुका। उसने उसके साथ जबरदस्ती किया। उसने सिर्फ उसकी चीजें नहीं छीनी, बल्कि उसकी इज्जत भी छीन ली। जब ये सब खत्म हुआ तो उसने लड़की को जमीन पर पेट के बल लिटाया, अपने पास से एक कपड़े का पट्टा निकाला और उसके पैरों को बांध दिया। फिर वो वहां से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसके मन में एक और भयानक सोच आया। अचानक पापेंको के दिमाग में आया कि कहीं लड़की पुलिस के पास न चली जाए और सब सच सामने न आ जाए। इसी डर में वो आधे रास्ते से वापस मुड़ा और लड़की के पास आकर उसका गला दबाने लगा। उस लड़की ने भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत ताकत लगाई, पर पापेंको ने पूरी ताकत के साथ उसका गला घोंट दिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि लड़की का शरीर अब हिल नहीं रहा है। उसने सोचा कि वो मर चुकी है, लेकिन जैसे ही पापेंको उठकर जाने लगा उसने देखा कि उसका शरीर अब भी हल्का सा हिल रहा है। गुस्से और पागलपन में उसने पास पड़े बड़े कांच के टुकड़े को उठाया और उसकी गर्दन में बार बार वार किया। इतनी हिंसा में उसने अपना ही चाकू गिरा दिया, एक गलती जिसने बाद में उसे पकड़वाने में मदद की। जंगल उस दिन खामोश हो गया। बस पापेंको और उसके द्वारा किए गए भयानक अपराध की निशानियां रह गईं। जल्दी ही पुलिस ने उसे उस फ्लैट से पकड़ लिया जहां वो छुपा हुआ था। उसे प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर भेजा गया, जहां वो अपने मुकदमे का इंतजार करने लगा। कोर्ट में वो ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे अपने अपराध का उसे जरा भी एहसास न हो। वो ज्यादातर फर्श की तरफ देखने लगा,
जबकि अदालत में हर तरफ गुस्सा और नफरत की लहर थी। लोग नाराज थे। लोगों ने कहा कि ऐसे इंसान कभी खुलकर जिंदा नहीं रह सकते। जब पूछा गया कि क्या उसे लगता है कि उसे आजादी मिलनी चाहिए, पापेंको ने डरावनी ईमानदारी से कहा कि नहीं, क्योंकि उसे पता था कि वो फिर ऐसा कर सकता है। अंत में उसने अदालत से कहा कि उसे अपने किए पर गहरा पछतावा है। उसने बताया कि रात को सोते समय वो अपने किए को सोचकर परेशान रहता है। उसने अदालत से गुहार लगाई कि उसे दूसरा मौका दिया जाए ताकि वो सुधर सके और बेहतर इंसान बन सके, लेकिन अदालत ने उसकी बातों पर कोई असर नहीं लिया। सजा सुनाई गई, जिंदगी भर की जेल। पापेंको के पास भविष्य में अपील का अधिकार हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो पूरी तरह से बंद है और अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस फैसले से लोगों को राहत मिली, लेकिन एक साथ गुस्सा भी था। राहत इस बात की कि अब एक खतरनाक इंसान खुला नहीं घूम सकता, और गुस्सा इस बात का कि पोलिना जैसी मासूमों का दर्द कभी पूरी तरह कम नहीं हो सकता। रूस में अब ऐसे मामलों को रोकने के लिए कानून बदला गया है ताकि फिर कोई ऐसा हादसा न हो। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।